हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जिसमें हम कवर करेंगे डिज़ास्टर, टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के फेजेस, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इंटरनेशनल कन्वेंशंस रिलेटेड टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ हिस्टोरिकल मैन मेड डिज़ास्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिज़ास्टर होता क्या है? एक सडन क्लेमिशियस इवेंट है जिससे सिग्निफिकेंट लॉस हो। लॉस किसका हो? लाइफ का हो, प्रॉपर्टी का हो, एनवायरनमेंट का हो। तो टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर में आपके पास नेचुरल डिज़ास्टर है, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक्स, कश्मीर में तो कॉमन है। फ्लड्स, कश्मीर फ्लड्स आपको याद ही होंगे। साइक्लोन्स और सुनामीज़, ये मोस्टली जो कोस्टल स्टेट्स हैं वहाँ पे अफेक्ट करते हैं। मैन मेड डिज़ास्टर जैसे कि टेरर अटैक्स, रिसेंट आपका पहलगाम का जो एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था वो आपको याद ही होगा। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स और ऑयल स्पिल्स। उसके अलावा केमिकल डिज़ास्टर, जिसमें एग्जांपल्स होती हैं गैस लीक और केमिकल स्पिल्स की, जैसे कि 1984 का भोपाल गैस ट्रेजेडी। न्यूक्लियर डिज़ास्टर, जिसमें रेडिएशन लीक्स और रिएक्टर मेल्टडाउन्स होते हैं। बायोलॉजिकल डिज़ास्टर, पैंडेमिक्स और एपिडेमिक्स, जैसे कि रिसेंट जो कोविड-19 पैंडेमिक था। तो ये जो है सारे जो टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर हमने पढ़े, इनको किसी तरह से तो मैनेज करना होगा, क्योंकि हमने जो है लाइफ का, प्रॉपर्टी का, एनवायरनमेंट का जितना कम लॉस हो सके उतना हमने कोशिश करनी है, और उसके लिए हमने डिज़ास्टर को किसी तरह से मैनेज करना है। और वो मैनेज हम कैसे करेंगे, वो सारे जो प्रोसेसेस उसमें आएंगे उसको हम बोलते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट। उसको क्या बोलते हैं? डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो हैं 4 फेजेस रहते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रिवेंशन और मिटिगेशन, देन रेडीनेस या फिर प्रिपेयर्डनेस, देन रिएक्ट करना या फिर रेस्पॉन्स, और देन रिकवर करना। तो मिटिगेशन और प्रिवेंशन ये एक फर्स्ट फेज़ रहता है इसमें, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम डिज़ास्टर के रिस्क जो होते हैं उसको मिनिमाइज़ कर सकें। सर कैसे? एग्जांपल बताइए। फॉर एग्जांपल हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाएंगे। जब अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाएंगे उससे होगा क्या कि जो बिल्डिंग्स होंगी वो जो है गिरने का जो ख़तरा होता है वो कम रहेगा, और जब बिल्डिंग्स गिरेंगी नहीं उससे एक तो प्रॉपर्टी भी सेफ रहेगी और जानें भी सेफ रहेंगी। दूसरी एग्जांपल बताइए सर। तो डैम फॉर फ्लड्स, डैम से जो है हम वाटर का जो है कंट्रोल, वो जो है वाटर का जो फ्लो है वो कंट्रोल करते हैं, और जब फ्लो को कंट्रोल किया जाता है उससे जो है हम फ्लड्स को रोक सकते हैं। ठीक है। दूसरा सर प्रिपेयर्डनेस। सर प्रिपेयर्डनेस में क्या कराएंगे? हम ट्रेनिंग देंगे लोगों को कि ड्यूरिंग जो है हमने जब भी कोई डिज़ास्टर आएगा हमने कैसे रिएक्ट करना है। और दूसरा अर्ली वार्निंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल जब भी आपको पता होगा कभी तेज़ बारिश आने वाली होती है या फिर कोई तूफ़ान आने वाला होता है, तो हमारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वो हमें एसएमएस अलर्ट भेजते हैं मोबाइल सिस्टम पे। तो दैट इज़ अर्ली वार्निंग सिस्टम। तीसरा आपका होता है रेस्पॉन्स। सर अगर डिज़ास्टर जब आएगा उसके बाद जो रिस्क या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी नुकसान हुआ होगा उसको किस तरह से हम इमीडिएट रिलीफ पहुंचा सकते हैं, और रेस्क्यू जो है वो कैसे हम करेंगे, दैट इज़ आपका रेस्पॉन्स। और रिकवरी के हम जो है जो नुकसान हुआ है उसको जो है हम रिहेबिलिटेशन कैसे हम करेंगे, रीबिल्डिंग प्रोसेस, और हम जिन लोगों का नुकसान हुआ होता है जो प्राइवेट बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनको जो है इकोनॉमिक सपोर्ट देना। तो ये सारा आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में 4 फेजेस हैं। हम सर मिटिगेट करेंगे कि हम जो है प्रिवेंशन करेंगे, कुछ ऐसी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बना के, डैम्स फॉर फ्लड्स। प्रिपेयर रहेंगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम और ट्रेनिंग देके। रेस्पॉन्स आफ्टर डिज़ास्टर हम जो है इमीडिएट रिलीफ देंगे और रेस्क्यू करेंगे, और रिकवरी में हम रिहेबिलिटेट करेंगे लोगों को, रीबिल्डिंग करेंगे, और इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। तो ये हो गया आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के 4 फेजेस। सो नेक्स्ट जो हम देखेंगे यहाँ पे, दैट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005।
जब इंडियन ओशन सुनामी 2004 में आई थी, तो उसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट को जो है इंडियन जो पार्लियामेंट ने जो पास किया था, तो इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो यही था कि हमने जो है एक लीगल फ्रेमवर्क बनाना है, मतलब हमने डिफरेंट लॉज और पॉलिसीज़ बनानी है फॉर द डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, और जिससे हम जो है कोऑर्डिनेट कर सकें अमंग डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं और डिज़ास्टर अथॉरिटीज़ हैं। तो इसमें जो है ना डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए थे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए गए थे, जो कि हम नीचे टेबल में देखेंगे। तो यहाँ पे आप जो है देख पा रहे होंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है ना, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा लेकिन पीडीएफ में ये अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे जो है ना डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नेशनल लेवल पे इस्टेब्लिश की गई, जिसको हेड करते थे पीएम। तो नेशनल लेवल पे जो पॉलिसीज़ और जो लॉज बनाएंगे उसका जो काम होगा, और जो अथॉरिटी होगी जो उसके रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाएगी, दैट विल बी द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इट विल बी चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। फिर स्टेट लेवल पे देयर विल बी स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको चेयर करेंगे सीएम। स्टेट लेवल पे इसका जो है काम रहेगा। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी, जिसको हेड करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका चेयर होगा पीएम नेशनल लेवल पे। एसडीएमए स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको हेड करेंगे चेयर जो है चीफ मिनिस्टर। डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसको हेड करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इसका जो अथॉरिटीज़, इन तीनों अथॉरिटीज़ का काम होगा पॉलिसीज़ बनाना रिलेटेड टू द डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है। उसके अलावा एक और कमेटी बनाई गई, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसका ये फंक्शन है कि लॉज को, जब हम लॉज और पॉलिसीज़ बनाएंगे उनको एग्जीक्यूट भी तो करना है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ग्रास रूट लेवल पे। उनको एग्जीक्यूट कैसे करना है उसके रिलेटेड सारा जो काम है वो कौन देखेगा? नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। उसके अलावा ग्रास रूट लेवल पे आपको पता है डिफरेंट जो टीम्स होती हैं वो काम करती हैं, जिसमें आपका नेशनल लेवल पे एनडीआरएफ होता है, नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, और एसडीआरएफ एट स्टेट लेवल, स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, और चौथे नंबर पे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सर इस इंस्टीट्यूट का काम क्या होगा? ये जो है रिसर्च करेंगे रिलेटेड टू द न्यू टेक्नोलॉजी, जो कि काम आ सकती हैं। किस में काम आएंगी? डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। सो मैंने क्या बताया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, सुनामी जब 2004 की आई उसके बाद इसको इस्टेब्लिश किया। किस लिए, क्या फंक्शन क्या था इसका? सर जो है नेशनल लेवल पॉलिसीज़ और लॉज बनाना और कोऑर्डिनेट करना बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड अथॉरिटीज़ विच आर रिलेटेड टू द डिज़ास्टर मैनेजमेंट। और इंस्टीट्यूशंस क्या क्या क्रिएट किए गए? सबसे पहले सर नेशनल लेवल पे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको चेयर करेगा प्राइम मिनिस्टर। देन स्टेट लेवल पे स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको चेयर करेगा चीफ मिनिस्टर। डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको जो है चेयर करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक। दूसरा, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज के लिए, ये जो लॉज बनाए हमने इनको एग्जीक्यूट भी तो करना है नेशनल लेवल पे, तो उनको उसके लिए हमने नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई। देन ग्रास रूट लेवल पे जो फोर्स काम करेगी रेस्क्यू का, उसके लिए हमने नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स बनाई, प्लस स्टेट लेवल पे स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। एंड देन चौथे नंबर पे रिसर्च के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, दैट इज़ द अर्ली वार्निंग एजेंसीज इन इंडिया रिलेटेड टू द डिज़ास्टर। ठीक है, कि जो वार्निंग सिस्टम मैंने जो बताया था उसके लिए जो डिफरेंट डिज़ास्टर्स हैं, कौन आपका जो अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो अर्ली वार्निंग एजेंसीज हैं वो कौन सी डिफरेंट एजेंसीज हैं। इसको करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। साइक्लोन और हीट वेव के लिए इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD। उसके अलावा सुनामी और अर्थक्वेक के लिए इंक्वाइज इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। फ्लड्स के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन। लैंडस्लाइड्स के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट फायर के लिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ड्रॉट के लिए इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट।
एवलॉन्च के लिए सेज, दैट इज स्नो एंड एवलॉन्च स्टडी एस्टेब्लिशमेंट। उसके अलावा न्यूक्लियर के लिए एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। इसको वैसे करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट एक आइडिया होना चाहिए था, तो इसलिए इसको मैंने इंक्लूड किया है। देखिए, आप टॉपिक को पूरा देखिएगा, आपको लगता होगा कि ये बहुत कम है, लेकिन मेरे हिसाब से यही सारी चीज़ें आएंगी और मुझे उम्मीद है आप देखें, आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, फिर साइक्लोन्स वगैरह वो सारा तो आपका इसमें कवर हो जाएगा जियोग्राफी में। तो हम जो है ना मोस्टली डिज़ास्टर मैनेजमेंट मैनेज कैसे किया जा सकता है वो करेंगे, और वन डे एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी जो मुझे लगता है। और मोस्टली इसमें जो है मेरे हिसाब से एक तो मैंने जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट कराया वो उसमें आ सकता है, और आगे और जो हिस्टोरिकल मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले भोपाल गैस ट्रेजिडी। अब इसमें कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा यहाँ पे कौन सी गैस लीक हुई थी। तो ये एक केमिकल डिज़ास्टर था 1984 में भोपाल, इंडिया में। दूसरा चेरनोबिल डिज़ास्टर, ये एक न्यूक्लियर डिज़ास्टर था 1986 में यूक्रेन में हुआ था, ठीक है। और ये चेरनोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर मैं आपको बताऊं जो 2021 में एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, दूसरा वाला जो सीबीटी बेस्ड था वो वहाँ पे ये चेरनोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर ये क्वेश्चन आया था। तो उस एंगल से मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। 2011 में देन फुकुशिमा न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था। अब इसमें जो है ना ये क्रोनोलॉजी भी पूछ सकते हैं कि कौन सा डिज़ास्टर पहले हुआ था। फुकुशिमा न्यूक्लियर डिज़ास्टर, देन बेरूट एक्सप्लोजन जो कि केमिकल ब्लास्ट था लेबनान का 2020 में, और कोविड-19 पेंडेमिक जो कि एक बायोलॉजिकल डिज़ास्टर था। अब ये पूछ सकते हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक क्या था, इसमें क्या किस टाइप का डिज़ास्टर था, ठीक है। तो ये हो गया हिस्टोरिकल मैन मेड डिज़ास्टर। देखते हैं हम नेक्स्ट इसमें क्या है। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। तो इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा योकोहामा स्ट्रेटजी एंड प्लान ऑफ एक्शन। तो पूछा जा सकता है कि योकोहामा स्ट्रेटजी किससे रिलेटेड है। तो इट वाज रिलेटेड टू द डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसमें इनने अर्ली वार्निंग सिस्टम, रिस्क असेसमेंट एंड ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस, जो एक कहते हैं ना कि वहाँ पे जो डिस्कस हुआ था वो यही था कि डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन पे और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना। और इट वाज द फर्स्ट जो है स्ट्रेटजी इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन अडॉप्टेड एट फर्स्ट यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन योकोहामा है कहाँ पे, जापान में है। और ये कब हुआ था, 1994 में। अब यहाँ पे एक और ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे भी क्रोनोलॉजी का पूछ सकते हैं कि योकोहामा कब हुआ था, ह्यूगो फ्रेमवर्क कब हुआ था, सेंडाई कब हुआ था। तो ये भी यहाँ पे क्रोनोलॉजी का क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे ये याद रखना है, ज़्यादा करने की ज़रूरत ये नहीं है कि योकोहामा स्ट्रेटजी इट इज़ रिलेटेड टू द डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। इट वाज अडॉप्टेड एट यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। योकोहामा कहाँ पे है, जापान में, 1994 में, ठीक है। उसके बाद 2005 और 15 के बीच में एक ह्यूगो फ्रेमवर्क लाया गया। अब ये ह्यूगो फ्रेमवर्क क्या है, ये भी डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए है कि हम डिज़ास्टर जो है इसका जो इम्पैक्ट होता है उसको कैसे रिड्यूस करें और कैसे हम जो है कोऑर्डिनेट करें और क्या टेक्नोलॉजीज़ होनी चाहिए टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ डिज़ास्टर। सो ये इसको जो है अडॉप्ट किया गया था एट सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन जो कि हुआ था कोबे ह्यूगो, ये भी जापान में ही है। तीनों डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है वो जापान में ही हुई हैं। पहला कौन था, योकोहामा स्ट्रेटजी। दूसरा मैंने बताया ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन जो कि 10 साल के लिए था, 2005 से 15 के लिए। यहाँ पे ना 5 प्रायोरिटीज़ एरियाज़ इनने रखे थे जहाँ पे इनको काम करना था। सबसे पहले
नेशनल और लोकल प्रायोरिटी बनाना है किसको, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी को, इसको हमने नेशनल या फिर लोकल प्रायोरिटी बनाना है, ठीक है। दूसरा हमने रिस्क नॉलेज और अर्ली वार्निंग सिस्टम को इम्प्रूव करना है। तीसरा इनने कल्चर ऑफ सेफ्टी और रेजिलियंस को हमने बढ़ाना है। चौथा हमने रिस्क इन क्रिटिकल सेक्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ और स्ट्रेंथन फॉर प्रिपेयर्डनेस फॉर इफेक्टिव रेस्पॉन्स। स्ट्रेंथन प्रिपेयर्डनेस फॉर इफेक्टिव रेस्पॉन्स किस पे काम करना है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को नेशनल प्रायोरिटी बनाना है, अर्ली वार्निंग सिस्टम को इम्प्रूव करना है, कल्चर ऑफ सेफ्टी और रेजिलियंस लाना है हमने, रिड्यूस रिस्क इन क्रिटिकल स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ। कैसे रिस्क रिड्यूस करेंगे, जब हम एक अर्थक्वेक प्रोन बिल्डिंग्स बनाएंगे, ठीक है। उसके अलावा प्रिपेयर्डनेस को स्ट्रेंथन करना है। प्रिपेयर्डनेस मैंने बताया था जो कि हम पहले ही करते हैं, जो कि हम किस तरह से, फॉर एग्जांपल फ्लड कंट्रोल, ये सारा प्रिपेयर्डनेस में आता है, ठीक है। तो 5 प्रायोरिटीज़। अब हो सकता है ये पूछें कि इनमें से कौन सी 5 प्रायोरिटीज़ थी इन द ह्यूगो फ्रेमवर्क, और दूसरा ये भी पूछ सकते हैं कि ह्यूगो फ्रेमवर्क किस लिए था, तो इट वाज रिलेटेड टू द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। एंड देन तीसरे नंबर पे सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो कि 2015 थर्ड यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में अडॉप्ट किया गया था, और ये भी जापान में ही अडॉप्ट हुआ था, और सेंडाई भी जापान में है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा योकोहामा स्ट्रेटजी 1994, वो भी जापान में था। दूसरा हमने पढ़ा ह्यूगो फ्रेमवर्क, वो भी जापान में था, जहाँ पे 5 प्रायोरिटी एरियाज थे। तीसरा हमने पढ़ा सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये तीसरी वो यूएन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी किसके पे, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे। इट इज़ फॉर द पीरियड 2015 से 2030, और ये भी जो है जापान में हुई थी। अब ये जो है वॉलंटरी और नॉन बाइंडिंग है, मतलब आप ज़रूरी नहीं जो है अगर इसको जो है रेटिफाई करें तो इसका जो है आपके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप कर भी सकते हैं इसको, फॉलो नहीं भी कर सकते, बट फॉलो तो करना पड़ेगा, बिकॉज आफ्टर ऑल आपके लोगों के सवाल का है, जान माल का सवाल है, ठीक है ना। फिर उसमें स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना। स्टेट को तो प्राइमरी एक्टर रहना ही है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट का प्राइमरी रोल रहेगा ना डिजास्टर मैनेजमेंट में, लेकिन बाकी स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसमें लोकल गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, एनजीओज। और इनने 7 ग्लोबल टारगेट्स दिए थे, जिसमें मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करना है, ठीक है, इकोनॉमिक लॉस को रिड्यूस करना है, डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको रिड्यूस करना है, अर्ली वार्निंग सिस्टम को एक्सपेंड करना है बाय 2030। और वहाँ पे कितने थे, 5 टारगेट्स थे, यहाँ पे 7 टारगेट्स हैं, जिसमें से कुछ दिए हैं, जैसे कि मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करना, इकोनॉमिक लॉस को रिड्यूस करना, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को रिड्यूस करना, एक्सपेंडिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम मेजरेबल बाय 2030। अब इसमें एक और चीज़ दिया है कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1999 में, और इसका रोल क्या है, ग्लोबल फ्रेमवर्क्स को इम्प्लीमेंट करना, सिंपल, और कोऑर्डिनेट करना अमंग द जो डिफरेंट ग्लोबल रिस्क एजेंसीज होंगी इन द वर्ल्ड, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन करना, इतना काम है इसका, और इतना ही याद रखना है आपको, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन में हमने 3 चीज़ें पढ़ी, सबसे पहले योकोहामा स्ट्रेटजी, दूसरे नंबर पर ह्यूगो फ्रेमवर्क 2005 से 2015 तक, कितनी प्रायोरिटी एरियाज थे, 5, और तीसरा सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 30 तक, इसमें 7 प्रायोरिटीज एरिया हैं, जिसमें कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, और मोस्टली यहाँ पे यही क्वेश्चन आएगा, सेंडाई फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि इट वाज रिलेटेड टू द न्यूक्लियर डिजास्टर, या फिर क्रोनोलॉजी की सबसे पहले कौन आया, योकोहामा स्ट्रेटजी, देन ह्यूगो फ्रेमवर्क, देन सेंडाई फ्रेमवर्क, ठीक है। अब हम इसमें 1-2 टॉपिक्स और बचे हैं, तो इसको हम जो है ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे ना आजकल आपको पता होगा कि कश्मीर में और जम्मू में और पूरे जो है इंडिया में हीट वेव चल रही है, और ये क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट जो है, तो हो सकता है हीट वेव पे ना ये क्वेश्चन पूछें कि क्या डेफिनेशन है हीट वेव की। तो मैंने ना अपने जो नोट्स मैंने बनाए हैं फॉर द यूपीएससी, क्योंकि मैं यूपीएससी के लिए पढ़ता हूँ, तो इस पे मैंने जो है डेफिनेशंस लिखी हैं, और वो क्राइटेरिया क्या है वो आपको भी याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक जनरल क्राइटेरिया है कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है स्टेशन का वो 40 डिग्री या फिर उससे ज़्यादा हो,
और ये प्लेन्स में, प्लेन्स की बात हो रही है। हिली एरियाज़ में 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो हीट वेव है, और कोस्टल एरियाज़ में 37 डिग्री सेल्सियस से या फिर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो रहा है तो हीट वेव है। तो जनरल टेम्परेचर इंक्रीज अगर हो 40 डिग्री से ज़्यादा इन द प्लेन एरियाज तो हीट वेव है, 30 डिग्री या 30 डिग्री से ज़्यादा इन द हिली एरियाज तो हीट वेव है, 37 डिग्री या फिर उससे जो है कम, सॉरी उससे ज़्यादा तो ये कोस्टल एरियाज़ के लिए तो उसको हीट वेव बोलेंगे। और ये जो क्राइटेरिया है इट शुड बी फॉर एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव डेज, फॉर 2 कंसेक्यूटिव डेज, ठीक है। अब दूसरा इसमें है डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल टेम्परेचर, हीट वेव और सेवर हीट वेव। देखें, अगर 4.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 6.4 डिग्री सेल्सियस, फॉर एग्जांपल मान लो नॉर्मल टेम्परेचर 12 है, अगर 12 से ये 16.5 या फिर 18.4 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, मतलब 4.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 6.4 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क आ रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है, तो जो नॉर्मल टेम्परेचर था तो हीट वेव है। और सेवर हीट वेव में अगर मोर देन 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो तो देन सेवर हीट वेव है, ठीक है। और इट शुड बी फॉर एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव डेज। अब इसमें मेरे हिसाब से आपको सिर्फ जो जनरल टेम्परेचर क्राइटेरिया है ना वो याद रखिए, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि भूल जाएगा आपको, इसलिए बेहतर है कि आप वो पहला वाला याद रखें कि 40 डिग्री सेल्सियस इन द प्लेन एरियाज, 30 डिग्री सेल्सियस इन द हिली एरियाज और 37 डिग्री सेल्सियस इन द कोस्टल एरियाज। अब हमारे पास लास्ट एक बचता है कि क्लाउड बर्स्ट होते क्या हैं, क्योंकि आपको पता होगा रामबन में बहुत हालत ख़राब हुई थी, तो क्लाउड बर्स्ट की हम डेफिनेशन देखेंगे कि होता क्या है वो। देखिए, क्लाउड बर्स्ट में मैं कुछ समझाऊंगा नहीं, सिर्फ मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, हो सकता है वो डेफिनेशन एज इट इज़ आए, ठीक है। तो क्लाउड बर्स्ट के लिए अपनी डेफिनेशन ये या रट के रखनी है कि इट इज़ अ लोकलाइज्ड बट कैपेबल ऑफ इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी, रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर और मोर in 1 hour within a 10 kilometer into 10 kilometer area is classified as cloud burst, ये वाली डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। कि रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर और मोर इन 1 आवर, 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो, और एक लोकलाइज्ड एरिया, सर वो कितना लोकलाइज्ड एरिया, 10 बाई 10 एरिया हो, उसको हम क्लाउड बर्स्ट बोलेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई सजेशन देना चाहें तो आपको जो है मुझे देनी चाहिए, क्योंकि मैं आज जो है मेरी पहली वीडियो, इससे पहले तो मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी, लेकिन टॉपिक पे मैं फ़र्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ फंबल हुआ हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगे जाके मैं इसको और ज़्यादा जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और याद रखिए सफ़र मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फोकस्ड रहिए और कंसिस्टेंट बनिए।